अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज से पहले आप सुपरवाइज का ब्रीफ कौन बताएगा, बताओ क्या चीज। तो वो तो चल ही रहा है ना। मशीन लर्निंग का स्टार्टिंग से ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मशीन लर्निंग वहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये reinforcement हम लोग पार्ट नहीं है। ये हो गया ये स्टार्ट यहाँ से एक ही होगा एक ही होगा। आपको सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या टूल्स होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास पाइथन में कौन कौन से टूल्स हैं बताओ। सर मैं क्या बताऊं, टूल्स बताओ पाइथन के पहले। पाइथन भी जानता है तो आप लोग मशीन लर्निंग यूज कर रहे हो तो आपको कहाँ से कौन सी चीजें आनी चाहिए। नमपाई पांडा एक नमपाई आपको आना चाहिए और पांडास और एक मैट्रोटली। ये क्या है विजुअलाइजेशन। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे ईडीए। डेटा ये हम लोग यहाँ से करते थे। देन आप मॉडल इंप्लीमेंट करते थे, फिर हमारे पास क्या होना चाहिए था एसक्यूएल, तो साइक्लोपियन बोलते हैं। ये क्या होता है एमएल मॉडल। जितने भी एमएल मॉडल्स होंगे वो सारा इंप्लीमेंटेशन आप एसक्यूएल से करोगे। फिर उसके बाद आपके पास आया था मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हमने बताया था क्या होता है कि जो काम एज ए ह्यूमन आप चीजें करते हो प्रेडिक्ट करते हैं डेटा से, वही काम मशीन से भी करवा सकते हो। लेकिन मशीन क्या करता है सारी चीजें ह्यूमन का, अगर आपको ये डेटा दोगे तो एनालाइज करने में टाइम लगाएगा, प्लस वो 24/7 काम नहीं कर सकता। ये डिसएडवांटेज होते हैं, इसी को ये ओवर कौन मशीन लर्निंग। इसको आप एक बार डेटा से ट्रेन करते हो तो वो क्या करता है कि एक एल्गोरिदम्स आपको फिट करके दे देता है, फिर मतलब पैटर्न फाइंड करके आपको दे देता है। उस पैटर्न के बेसिस पे क्या करोगे आप चीजें फाइंड करोगे। तो उस चीजों को फाइंड करने के हमारे पास क्या होते हैं अलग अलग टाइप का डेटा होगा, उसके लिए अलग अलग मॉडल चाहिए। ये रियल टाइम होगा। रियल टाइम मतलब जैसे आप इनपुट होते हैं वैसे क्या होगा ये आउटपुट आपको शो करना। दूसरा ये 24/7 काम करेगा। इसको फिर क्या चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जब तक रहेगी तब तक काम करेगा। ये दो चीजें होती हैं तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। देन इसके बाद आपको क्या रहता है कि हर एक मॉडल हर एक डेटा पे परफेक्ट काम नहीं करेगा। 100% एक्यूरेसी कोई भी नहीं देगा। तो उसका क्या होगा आप एक्यूरेसी चेंजेस कर, कि आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशन करेंगे वो सारी चीजें। यही इसका क्या होता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि ये क्या करता है कि डेटा के बेस पे रीड करता है। अगर आपने डेटा गलत डाला है तो रीड क्या होगा लिखेगा भी गलत और आंसर भी गलत प्रेडिक्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो हम लोगों ने देखा कि एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज कम है, इससे वजह से हम लोगों ने एडवांटेज पे चूज किया। फिर हमने देखा कि हमारे पास डेटा टू टाइप्स के मिल रहे हैं। पहला कि आप जो भी डेटा करोगे उसमें दो होंगे, पहला लेबल होगा और दूसरा अनलेबल। लेबल का मतलब क्या होता था कि आपके पास जो भी डेटा रहेगा तीन चार कॉलम्स है उसके बेस पे हमारा वाई वाई मतलब आंसर। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के बेस पे उसका आंसर भी आपको दिया है। आपको सिर्फ क्या बताना रहेगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका आंसर। इसी तरह से हमने क्वेश्चन दिया और उसका आंसर क्या होगा वो बताना है। लेकिन क्वेश्चन क्या होगा इसी के बीच में होगा, लेकिन क्या होगा थोड़ा सा ट्विक किया हो रहेगा, ठीक मतलब थोड़ा सा चेंजेस लेगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, नहीं है, देख लो। रीइंफोर्समेंट हाँ बताया था, बेसिक सारी चीजें बताया था कि उसमें क्या होती है, क्यों लर्निंग क्या होते हैं ये सारी चीजें। बट ये क्या है डिटेल्स में नहीं जाना। जैसा आप सुनते हुए सेल्फ लर्निंग कार, सेल्फ लर्निंग कार हो गए, रोबोटिक्स हो गए, ये पूरा फील्ड इसमें आता है। तो आपके लिए फिर उसको वो सारे फील्ड्स इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है ये पूरा डेप्थ लर्निंग पार्ट। लेकिन अगर आप प्योर मशीन लर्निंग बोलोगे तो ये दोनों आते हैं। मशीन लर्निंग में अगर आपसे कोई क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो इसी से पूछेंगे, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। तो लेवल का मतलब क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो भी होगा और आंसर उसके बेस पे आंसर क्या होंगे वो भी।
अभी ये क्वेश्चन का ये मिलेंगे, ये क्वेश्चन का ये मिलेंगे, इसी के बेस में आपको क्या करना रहता है, पैटर्न फाइंड करना है। जैसे आप पैटर्न फाइंड करते हो तो ये हमारा क्या कहलाता है, सुपरवाइज मॉडल। उसमें आपके दो टाइप्स के दिखेंगे, पहला रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में किस टाइप का आता था, रिग्रेशन जिसमें क्या होगा, नंबर के बेस पे होगा कि मान लो कि आपको हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करना है, या फिर आपको प्राइस प्रेडिक्ट करनी होगी, या फिर प्रॉफिट, या फिर मैथ्स के स्कोर आपको प्रेडिक्ट करने होंगे, वो सारा चीज रिग्रेशन में आ रहा है। क्लासिफिकेशन क्या है, ईमेल डिटेक्शंस और इमेज डिटेक्शंस, ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस। तो क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें आएंगी। क्या आप इसमें क्या कर सकते हो कि नंबर ऑफ कैटेगरीज में डिफाइन कर, इसमें 5-6 जो भी कैटेगरीज है आपको बताना रहेगी कौन सी कैटेगरीज में वो डिफाइन। तो इसमें दोनों में क्या है, इस तरीके का डेटा, और डेटा किस टाइप का हो सकता है, ये इमेज बेस्ड भी हो सकता है, टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बेस्ड भी यूज कर सकते हो और इमेज बेस्ड भी। देन सेकंड से आपके पास आएगा अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में क्या होता है, आपके पास अनलेबल डेटा होते हैं। अनलेबल का मतलब कि आपके पास सिर्फ डेटा है, आपके पास जो डेटा है, अब उस डेटा के बेसिस पे क्या प्रिडिक्ट करना है वो आपको नहीं पता। तो क्या करोगे, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। प्रिडिक्शन में एक्सपेरिमेंट बेसिस पे तो क्या कर सकते हैं कि मान लो आपके पास डेटा है लेकिन क्या फाइंड करना है आपको पता नहीं है, तो क्या कर सकते हो इसमें। क्वेश्चन ये है, आपके पास पूरा डेटा दिया हुआ है लेकिन उसका क्या है कि आपके पास पता नहीं कि उसमें से फाइंड क्या करना है। जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मतलब यही डेटा, क्वेश्चन यहाँ करने का मतलब है कि डेटा, जैसे कि हमारे पास ईमेल आते हैं, कौन सा स्पैम है और कौन सा नॉट स्पैम है, वो चीज़ आपको अगर मिली हो तो वो क्या हो गया, सुपरवाइज हो गया। अगर आपके पास सिर्फ ईमेल का डेटा है लेकिन कौन सा स्पैम है और कौन सा स्पैम नहीं वो नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, मतलब आप क्या करोगे कि उनके पीस जो कॉमन चीजें होंगी उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे क्या करोगे, ग्रुपिंग करना स्टार्ट करना है ना। तो इसमें आपका रैंडमली ग्रुप कितना बनाना चाहोगे वो आपके ऊपर रहता है। देखिए कैसे डिसाइड होते हैं ग्रुप्स बनेंगे, तो उसके क्या रहते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती है कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। डायमेंशनल रिडक्शन में क्या होता है, नाम से कुछ पता चल रहा है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इसमें क्या होगा कि आपके पास 1000 कॉलम्स है, आप इस 1000 कॉलम्स में कोई भी कैलकुलेशन करना चाहोगे तो उसमें क्या आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब इसको रिड्यूस करके आप क्या करना चाहते हैं, 1000 कॉलम्स में कन्वर्ट, या सॉरी 1000 में तो 100 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स रिड्यूस करना चाहते हैं। अगर आप नंबर ऑफ कॉलम रिड्यूस करोगे तो उसका जो डेटा होगा वो भी तो हट रहा है ना। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रिडक्शंस का, उसको बोलते हैं पीसीए। वो क्या करता है कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी उसको वो साथ में लेके चलेगा और कॉलम्स पे जितने भी डेटा होंगे वो ट्रांसफॉर्म कर देगा 100 कॉलम्स। तो पीसीए टेक्निक के थ्रू, जिसमें ये क्या करता है कि जितने भी 1000 की प्रॉपर्टीज है मतलब 900 वाला, वो सारे प्रॉपर्टीज को क्या करेगा अपने साथ रखेगा और वो 1000 की 100 में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो वो मैथमेटिकली होता है कैलकुलेशंस, उसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक क्या करेगा, इसके बेस पे आप यूज करोगे तो इससे क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हो रहे थे वो भी क्या हो रहा है, एक तरीके से वो रिड्यूस हो रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स रिड्यूस हो गए, उसमें पैटर्न फाइंड करना इजी हो जाएगा। देन जैसे ये डायमेंशनल रिडक्शन होता है तो आप फिर से क्लस्टर बनाना, तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर इसके अंदर वो तो है और एसोसिएशन, तो आप इनमें से क्या चीजें कर सकते हैं वो है ना। अब जैसे बोल रहे हैं कि रूल बेसिस होता है, अवार्ड बेसिस मतलब ये काम करेगा, वो एनोमली डिटेक्शन अलग है, आउटलायर जिसको बोल सकते हैं आप, वो तो अलग चीज है। हाँ, तो आप इसके बाद एक बात एसोसिएशन रूल बेस होते हैं। तो वो सारे एल्गोरिदम्स आते हैं, आप देखोगे यहाँ पे ये आपका बेसिक प्रोसेस होता है अनसुपरवाइज का, कि आप क्या करते हो, रो एलिमेंट इनपुट देते हो, इसके बेस पे क्या होता है अलग अलग एल्गोरिदम्स लगेंगे। अब ये क्या करेगा, सेग्रीगेट कर देगा बेस्ड ऑन उनके करेक्टरिस्टिक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर है और इनका स्ट्रक्चर सेम है, तो इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप इनका बना दिया, चाहे उनका कोई भी अलग अलग हो। देन दूसरा
इनका भी स्ट्रक्चर सेम था तो उनका एक अलग ग्रुप बन गया, इसका स्ट्रक्चर सेम था तो ये क्या हो गया, अलग ग्रुप बन गया। तो ये अनसुपरवाइज में होता है। अब ये ग्रुपिंग कैसे किन के बेसिस पे होती है, वो क्या होते हैं हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं। तो ये एल्गोरिदम्स, तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पहला आपका के मींस पूछा जाएगा, एक हायरार्किकल पूछा जाएगा और एक पीसीए। तीन होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। आप जो एसोसिएशन बोल रहे थे वो यहाँ पे आता है। एसोसिएशन रूल्स होते हैं वहाँ पे। तो आपको ये तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, के मींस, हायरार्किकल और पीसीए। क्वेश्चन इसी के बेस पे बनेंगे और जितने भी कोर हैं इन्हीं के बेस पे बनेंगे। पीसीए में हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आता है। इतना समझ में आया बेसिक्स? अभी तक हम लोगों ने जितना किया हुआ है वो सारी चीजें। क्लासिफिकेशंस के लिए हमने रूल बताया था, उनके मेथड्स थोड़ा सा बता देते हैं। रिग्रेशंस में कौन कौन सा मॉडल देखा था बताओ। रिग्रेशंस का कौन कौन सा मॉडल देखा था? रिग्रेशंस और क्लासिफिकेशंस का, हाँ? और लीनियर एसवीआर, और इसमें और कोई था एक्स्ट्रा जो इंडिविजुअल आता हो? वैसो, वो क्या है रेगुलराइजेशन। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे तो वो बड़े डिस्कशन। पहला, रेगुलराइजेशन क्या होते हैं, ये आपका मस्त होता है। रेगुलराइजेशन में तीन आएंगे, L1, L2 और एक इलास्टिक। L1 क्या है हमारे पास, लेसर में क्या होता था, और ओवर फिटिंग कॉन्सेप्ट, ओवर फिटिंग, हाँ, रेगुलराइज करते थे। तो लेसर में क्या होता था कि ये फीचर्स को मिनिमाइज करता था, और ये क्या करता था, रिजिड, ये भी फीचर को मिनिमाइज करना था और उसका स्केल डिफाइन नहीं रहा। इसमें जो होता है ना कि आपको सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, मतलब कि मिनिमाइज तो करेगा नहीं, और ये क्या करेगा, सब फीचर्स को जाएगा आपके पास सारे फीचर्स को टेली कर। बट ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है, जिसका जीरो है अगर उसको क्या करेगा, कुछ फीचर्स को रिमूव कर देगा। तो ये लेसन में जाता है, फीचर्स रिमूवल का काम करता है। और ये रिजिड में जाता है फीचर सिलेक्शन का। इधर एक इलास्टिक में क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या आप दोनों कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते थे इलास्टिक? देन रेगुलराइजेशन के बाद आपके पास आते हैं कि इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन क्या होता था, y y इक्वल टू mx प्लस c, है ना? अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स रहते हैं तो क्या हो जाता था, बढ़ जाता y इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x2 डॉट 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 बढ़ जाएगा। इसी इक्वेशन को हम लोग तीन फॉर्म में लिख सकते थे, थीटा के फॉर्म में और हाइपोथेसिस के फॉर्म में, और एक w और b के फॉर्म में, याद है ना? ये याद रखना। इस चीज को अगर आपको y को थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा जीरो, ये क्या हो गया, हाइपोथेसिस के टर्म में। इसी तरीके से हम लोग मशीन की करने के लिए होगा ना, ये क्या आपको मिलेगा, वेट इनटू एक्स प्लस वाई और जीरो। तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल फॉर्मूला में सर एल्गोरिथम्स मल्टीपल लर्निंग के अंदर आते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग वगैरह। हाँ, तो ये चीजें बता रहे हैं ना। एल्गोरिथम सर बेसिकली करते हैं यहाँ एल्गोरिथम का मतलब वही इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जो आपके पास डेटा है वो कैलकुलेट करके उसका वैल्यू को फाइंड करना, नो फाइंड करना। जैसे y इक्वल टू mx प्लस c में क्या होता है, इसमें अगर आपके पास w और b जाएगा और x रहेगा तो आप y को फाइंड कर सकते हो, है ना? लेकिन ये w और c का वैल्यू कैसा होना चाहिए ताकि हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट आ जाए, जो पहले हम लोगों ने निकाल के रखा है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, पूरा डेटा रखा हुआ है आपके पास इस तरीके से, w ये हमारा y की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू 4 है। अब हम लोग इस इक्वेशंस में 4 x की वैल्यू रखेंगे तो w और b की वैल्यू क्या होगी, y हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, मानो हमारे पास x 4 है और y 3 है, तो y
3 इक्वल टू बस कितना था W 4 प्लस क्या था हमारे पास B B। अब हमें B और W नहीं पता है ना। अब कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू बताओ। इसकी ये बताओ W और B की वैल्यू कैसे निकलेगा। आपके पास क्या है। मेरे पास x और y है सिर्फ। W B एक को अज्यूम करना पड़ेगा एक को मशीन लर्निंग यही करते हैं। स्टार्टिंग में हमें अज्यूम करना रहता है। एक हमने अज्यूम कर लिया इसकी वैल्यू मान लो 2 मान लिया हमने तो मशीन भी 2 मान लिया। अब इसके बेस पे क्या होगा W की वैल्यू निकलेगी तो क्या आएगा माइनस जाएगा तो 1 आएगा और डिवाइडेड बाय 4 1 बाय 4 आएगा तो 1 आएगा। हाँ सर 3 है ना उधर तो ये 2 है उधर गया 6 तो इधर गया तो प्लस है ना तो माइनस में 1 आएगा। सर डिवाइड में भी तो है वो कहाँ डिवाइड है यहाँ पे कुछ नहीं है 2 इसके वैल्यू रखा है हमने इसकी वैल्यू 2 रखी है तो ये 1 बाय 4 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है W से मल्टीप्लाई है तो W की वैल्यू कितनी आएगी 1 बाय 4 आ गई। तो आप अब W की अगर 3 चाहते हो यहाँ पे y की जगह पे तो आपको W की वैल्यू कितनी आएगी 0.25 रखनी होगी और B की वैल्यू 2 रखनी होगी। अब इसके वैल्यू बेसिस पे आपका क्या होगा y हमेशा 3 आएगा है ना। अब यहाँ से क्या लेंगे इससे सेटिस्फाइड हो गया। अगर ये चेक करते रहना होता है जब तक हम तो मशीन लर्निंग में काम होता है कि आपको बेस्ट W और I जानना है बेस्ड ऑन मल्टीपल। यहाँ पे हमने क्या किया सिर्फ एक वैल्यू के लिए काउंट किया। इस तरीके से आपके पास कितना होगा 1000 होगा ना तो सबके लिए बेस्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा जैसे आपके पास 10 है तो ऐसा हो सकता है कि आपने 1000 के लिए क्या बाकी मैं क्या होगा 990 के लिए नहीं आ रहा तो आप उसको उसके लिए क्या करना होगा इसलिए बार बार फिर इसीलिए फिर क्या करते हैं उनमें डेटा रेगुलराइज या फिर डेटा अरेंज करते हैं या फिर क्रॉस वैलिडेशन तो भाषा क्या होता था डेटा को आप सफल करते हैं। जब इसके बाद फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आता था कि आप ग्रिड सर्च करते थे। ग्रिड सर्च में क्या होता था ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च क्या करते थे टीवी तो हाँ कि हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते थे कि फर्स्ट टाइम में कुछ और एल्गोरिथम्स के पैरामीटर्स यूज कर लिए सेकंड में जो बी की वैल्यू थी या फिर अल्फा की वैल्यू 1 रख दिया सेकंड टाइम रन होगा तो वो 2 हो जाएगा थर्ड टाइम रन करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते थे वो रैंडम ये समझ में आया। वो हम लोग सिर्फ यही करते थे फाइंड करने के लिए बेस्ट वैल्यू हमें किससे मिल जाए तो वो सारी चीजें हम लोग करते थे आपके पास उसके लिए था आपके पास रैंडम ग्रिड सर्च टीवी और दूसरा क्या था रैंडम सर्च और ग्रिड सर्च रैंडम और ग्रिड सर्च टीवी और रैंडम सर्च ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। देन हमारे पास मॉडल था लार्ज लॉजिस्टिक रिलेशन इसके बेस पे हमने किया देन इसके लिए हमारे पास किया था लॉजिस्टिक रिलेशन है ना। अब आप मॉडल बनाते हो मॉडल में कैसे आप क्या करते हो एक्यूरेसी चेक करते थे तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए चेक करने के लिए हमारे पास क्या होगा सॉरी मतलब रिग्रेशन के लिए घर में जाकर पढ़ूंगा यहाँ रिग्रेशंस में हमें देखना है कि हमारा कितना परफेक्ट आया एक्यूरेसी ठीक है। कोई मॉडल बना लो बना सकते हैं तो कैसे बताएंगे पक्का सर वो जो आप बता रहे थे हाँ और सही कह रहे हैं तो फिर आपने जो मैट्रिक्स की बोल में क्या बोला था आपने F1 स्कोर किसके लिए था अच्छा हाँ वो क्लास इसमें आपका आएगा क्या मीन स्क्वायर एरर को नहीं देख सकते क्योंकि यह जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा आपका आर मॉडल होगा देन परफेक्शन के लिए आप आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर सेकंड क्या कह रहा हूं कि आपका मॉडल कितना है वो बता क्या है आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर फर्स्ट क्लास में था दिमाग दौड़ाओ
इसके बेस पे एक्यूरेसी बनाते थे। अगर एक्यूरेसी कम है तो फिर क्या करते थे, अगर एक्यूरेसी सही नहीं आ रही तो फिर क्या करते थे, अगर मान ली यहाँ पर पैरामीटर ट्रेनिंग करते थे, जो हमारा क्या है वही रैंडम और बिनेट दो चीजें। देन क्लासिफिकेशन में आते थे। क्लासिफिकेशन में लॉजिस्टिक रिलेशन होता था जो मोस्ट कॉमन था। अभी लॉजिस्टिक रिलेशन देखो, लॉजिस्टिक रिलेशन में क्या होता था, आपके पास पैरामीटर होते थे अल्फा बीटा का, वो सारे चेक कर सकते थे। फिर इसके बेस पर हम लोग क्या करते थे, इनके पास एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैट्रिक्स होती है, उसको क्या बोलते थे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देते थे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपको क्या देता था, तो भाई पूरा मैट्रिक्स मिलता था, अगर आपके पास क्या है पार्टी है तो उसमें। और इसमें क्या रहता था कि आपको याद रखना है, जो ये किसमें याद रखना है, ये एक्चुअल के बेस पे होता था या प्रेडिक्शन, कि एक्चुअल में जो होना चाहिए वो, और मशीन के बेस पे जो होना होगा वो है। इसमें क्या होता था, ट्रू और फॉल्स, इसका में ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला मतलब कि दोनों में एक्चुअल में भी ट्रू था और मशीन ने भी प्रेडिक्ट किया ट्रू, ये फर्स्ट केस हमारा ट्रू के केस में था। एक्चुअल में क्या था, फॉल्स था, लेकिन मशीन से क्या बता दिया, सही बता दिया, तो ये हमारा दूसरा केस। देन तीसरा केस हमारा क्या होगा कि एक्चुअल में ट्रू था और मशीन से क्या बता दिया, फॉल्स था, ये हमारा थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस होगा मशीन ने हमारा भी क्या था, रॉन्ग आंसर था, इसका रॉन्ग था। सर नेक्स्ट क्लास में सर कैसे प्रैक्टिकल में एक लाइव मॉडल में लाइव मॉडल बनाने के लिए फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ये चीजें समझना लगता है कि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं आती सर, आपको आती है ना, आप करते हैं हम कॉपी करते हैं, हम दिमाग से बोलते हैं। तो एटलीस्ट फिर आपको यही कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में 15-20 मिनट आने से आपको सीखना पड़ेगा। हाँ वो तो आपने दी, फिर उसके बाद ना आप उसके बाद डायरेक्टली वैसी तरह से चलेगा एक मॉडल में ये मतलब मस्त बता रहे थे कि हमें अभी तक क्या पढ़ा है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आगे चीज आप नहीं बता सकते। देन इसमें और कौन कौन से मॉडल थे जो दोनों में काम कर रहा था, आपके पास एसबीएम था। एसबीएम दोनों के लिए काम करता है, रिग्रेशन के लिए भी और क्लासिफिकेशन के लिए। देन दूसरा क्या था, डिसीजन ट्री, और ये इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन ट्री। और जितने भी चीजें होंगे डिसीजन ट्री में क्या होता है बता सकते हो, इसमें डिसीजन ट्री में होता है कि गेन गेन इन्फॉर्मेशन भी होता था और गेन इंडेक्स होता था, इसके बेस पर हम निकालते थे क्योंकि जिससे ज्यादा गेन इंडेक्स होगा उससे हम रिमूव करते। इसमें प्योर इंफॉर्मेशन ये क्या करना है, जो हमें सबसे पहले रूट नोड पे रखना है उसको देखना है। इंफॉर्मेशन गेन्स की कौन सा फीचर सबसे पहले आएगा वो डिसाइड करते थे, और सबसे पहले कौन सा आएगा उसका बेसिक मीनिंग क्या था कि किस कॉलम के बेस पे हम लोग ज्यादा डेटा सेग्रीगेट कर सकते हैं। हाँ, कि मैक्सिमम डेटा किस कॉलम से ज्यादा सेग्रीगेट होगा, मतलब किस कॉलम से अगर हम लोग सेग्रीगेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो प्योर में ज्यादा आएगा। प्योर का मतलब गलत प्रेडिक्शन कम है, तो इसमें से कर सकते हैं। तो हमने कहते हैं देन सेकंड फिर आता था गिनी इंडेक्स और एंट्रोपी का। वो क्या बताता था कि आपका जो भी क्या लीक बना उसमें कितने प्योर है और कितने इम्प्योर है, वो बताता था। प्योर इम्प्योर कहने का मतलब क्या है बता सकते हो, मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है इस तरीके से डेटा है, मान लीजिए हमने एज के बेस पे ले लिया स्टार्टिंग में। अब इसमें क्या है कि यस 3 इयर्स आ गए, एज क्या है 20 से प्लस है, 3 इयर्स दोनों आ गए, तो उनको क्या मिलेगी, लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि 4 इयर्स है। अब बताओ इसमें प्योर कौन है इम्प्योर कौन है, तो ये प्योर हो गया तो इसका जो गिनी इंडेक्स वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। देन इसके बेस पे क्या है 3 इयर्स है और 2 नो है, तो इसको क्या करेगा फिर से फर्दर डिवाइड करेगा। तो मान लो इसने क्या किया फिर 3 इयर्स इधर किया और 2 नो इधर कर दिया, तो अब ये क्या हो गया प्योर हो गया। तो ये क्या करता है जब तक आपका गिनी वैल्यू 0 ना आ जाए तब तक ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको क्या करेगा 3 में सब क्रिएट करता है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट क्लास तक, मतलब लास्ट जब तक क्या हो प्योर ना मिल जाए। तो अगर हम लोग सारे प्योर देखेंगे क्या होता है,
ओवरफिट हो जा रहा था। Yes, sir. ये क्या हो गया, ओवरफिटिंग हो गया कि हर एक डेटा को वो इसलिए किसी के पास जो है, तो फिर हम लोग क्या करते थे, दो चीज करते थे, ट्यूनिंग करते थे, याद है, इसको बोलते थे कटिंग, कितनी को हम लोग बीच में काटते थे, याद है ना, पोस्ट ट्यूनिंग, प्री और पोस्ट, याद है। हाँ, हाउ कितने मतलब कि पहले आप ट्री बना लो, फिर देखो कि उसमें से कहाँ तक हम लोग मैक्सिमम जा सकते हैं, फिर वहां से क्या करो, उसका डेप्थ डिफाइन कर दो कि ये कितना है, एक वन डेप्थ लेवल है, आप इसको वन डेप्थ लेवल डिफाइन करते हैं। तो वो क्या हो, पोस्ट। प्री में क्या होता था, क्या पहले डिफाइन कर देते थे कि इतने तक जाएगा, तो उसमें कंप्यूटेशन प्लेस होता था, तो वही हमारा क्या था, प्योरिंग का टाइप था। तो वो क्यों करते थे, ताकि जो हमारा डेटा हो वो ओवरफिट ना हो। तो हमारा पोस्ट प्योरिंग और प्री प्योरिंग कहलाता था। तो ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट किसमें था, डिसीजन ट्री का। डिसीजन ट्री में आप रिग्रेशन का भी यूज करते हो और क्लासिफिकेशन का। देन इसके बाद एक और था, बता सकते हो। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एनसेम्बल लर्निंग, याद है अजनान, याद है एनसेम्बल लर्निंग कॉन्सेप्ट, एनसेम्बल का मीनिंग, दो दिन मुझे को एक साथ में असेंबल हो गया। कंबाइन, इसमें क्या होता है, कंबाइन। आप क्या करते हो, अलग अलग मॉडल्स कंबाइन करते हो आपस में। तो जो इसमें हमारे पास कौन कौन से थे असेंबल में, तो जितने मोस्ट कॉमन चीजें देखोगे ना, वो सारे डिसीजन ट्री हैं। सिंपल समझो, वो डिसीजन ट्री हैं, लेकिन वो क्या है कि मल्टीपल ट्रीज बनाते हैं वो आपस में। इसमें क्या करेगा, सबसे पहले आपका रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे होगे, इसको डिलीट कर दूं। यस सर, आपके पास क्या है, डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रखना है। इसी के बेस पे क्या होगा, असेंबल लर्निंग्स बनते हैं। ज्यादातर असेंबल लर्निंग क्या है, डिसीजन ट्री पे ही है। तो सबसे पहले असेंबल लर्निंग आप देखोगे रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है कि आपको हर एक कॉलम्स के बेस पे क्या करेगा, अलग अलग ट्री बनाएगा। अब उसमें से क्या करेगा, कौन सा डिसीजन ट्री बेस्ट रिजल्ट ला के दे रहा है, उसको वो पिक करेगा और वो रख लेगा। ये समझ में आया। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होगा, ये क्या करेगा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग ट्रीज बनाएंगे, तो जिस ट्री से उसका क्या होगा, बेस्ट स्कोर आएगा, वो क्या करेगा, उसको अपने साथ रखेगा। इसमें क्या होता है, किस तरीके से बनेगा, तो मान लीजिए हमारा रैंडम फॉरेस्ट है, इसमें क्या होगा, ये अलग अलग मॉडल्स बनाएंगे। रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री 1, डिसीजन 2, डिसीजन ट्री 3 का, डिसीजन ट्री 4। ये क्या हो गया, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, ये हमारा मॉडल 4। अब इसका क्या करेगा, दो तरीके से, या तो कोई वोटिंग करवा सकता है या तो एवरेजिंग। वोटिंग का मतलब क्या हो गया कि मान लो इसने प्रीडिक्ट करके दिया कोई भी चीज का 1, इसने क्या किया 1, इसका 0 और इसका 1। अब इसका अगर वोटिंग करवाएंगे तो किसका ज्यादा आ रहा है, 1 वाले क्लास का ज्यादा आ रहा है, तो मतलब इसका मैक्सिमम ये हो सकता है, तो 1 वाले का क्या करेगा, वैल्यू रखेगा। फिर दूसरा क्या आ सकता है कि आप एवरेज निकाल सकते हो वैल्यूज का। तो जब आप रिग्रेशन प्रॉब्लम यूज करते हो तो क्या करता है, एवरेजिंग लेता है। और जब आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, वोटिंग करता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, कौन सा बेस्ट मॉडल है जो आंसर देगा, एंड उसी को क्या करता है, आप उसको यूज कर लेते हैं सिंपल। इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, रैंडम फॉरेस्ट जो सबसे ज्यादा यूज होता है। देन और कौन कौन से थे, ग्रेडियंट बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग के लिए फिर क्या था, एडा बूस्ट, देन फिर क्या था, एक्सी बूस्ट, देन कैडा बूस्ट। इसमें आपका डिसीजन ट्री सेम का हो सकता है, या फिर इसमें क्या कर सकते हैं, डिसीजन ट्री, एसवीएम और कौन से मॉडल, ये सारी चीज आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट, उसमें क्या होता था कि जब हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट देखे थे ना, उसी पे काम करता है। वो क्या कहता है कि हर एक मॉडल्स के बेस पे क्या करता है, चीजें डिफाइन करता है। कि मान लो हमारे पास क्या है, बाइनरी डिसीजन किया, अब इसमें से कुछ ना कुछ एरर होता है, मतलब परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, मान लो yes आया और 3 नो, तो ये क्या हो गया, इनफ्यूर क्लास हो गया। अब इसको क्या करेगा, दूसरे मॉडल के पास भेजेगा, डिसीजन टू के पास भेजेगा, देन उसको क्या करेगा, इसको इंप्रूव करेगा। देन इसी तरीके से क्या करेगा, जितने भी उसके पास क्या है अनइम्प्योर, मतलब जितने प्योर को क्या करेगा, अलग अलग मॉडल में डालता जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ग्रेडियंट बूस्टिंग होता है। वो क्या करता है कि चीजों को बूस्ट करता है, कि जो पुराना में क्या था वो गलत बता रहा था, वो गलत आंसर दूसरे के पास भेजा,
चार पे गलत आंसर होता है, थर्ड वाले मॉडल के पास इसी तरीके से कहता है ग्रेडियंट पे यूज करते हैं। ये क्या करता है, आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में क्या होगा, मान लो यहाँ पे क्या है 90% एरर है, देन दूसरे मॉडल के पास गया ये कितना हो जाएगा, मान लो 80% हो गया। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, थर्ड वाले में गया तो क्या 70-30 एरर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। जितना ज्यादा आप क्या करते हो बेस्ड भी मतलब नॉर्मल यूज करते हो, तो इससे क्या होगा, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी, बट आपका क्या होगा कि जो भी एक्यूरेसी आएगी वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बूस्टिंग, कि हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं कि जो एक्यूरेसी है उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हर एक बेस मॉडल के साथ। बेस मॉडल मतलब स्टार्टिंग में भी दो थे, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन, इसमें भी बाइनरी ट्री है। सेकंड वाले मॉडल के पास भी क्या होगा, बाइनरी ट्री होगा। थर्ड वाले मॉडल के पास बाइनरी ट्री होगा। फोर्थ वाले के पास भी क्या होगा, बाइनरी होगा। अब इस बाइनरी में जो आंसर सही आएगा उसको रखेगा, गलत आएगा उसको क्या करेगा, अपने नेक्स्ट मॉडल के पास पास कर देगा। ये समझ आ रहा है बेसिक। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे बूस्टिंग करता है, मतलब बूस्ट करता है, मतलब एक्यूरेसी बढ़ा है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये हमारा ग्रेडियंट बूस्टिंग। अब इसमें से तीनों का यूज केस क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो देखना है। इसमें क्या था, ग्रेडियंट बूस्टिंग में ये लार्ज डेटा सेट में सही से काम नहीं करता, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। देन आपके पास एडा बूस्ट होता है, ये बेसिक्स आपके स्मॉल डेटा में अच्छा खासा काम करता है, इसकी एक्यूरेसी भी सही आती थी। देन फिर आपके पास आता है एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये क्या करता है, इसी का एडवांस वर्जन है। इसमें क्या कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हो आप इजीली एनालाइज कर सकते हो, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रेडियंट बूस्टिंग। इसमें क्या होता है, ये ऑप्टिमाइज वर्जन है इसका ग्रेडियंट बूस्टिंग का। देन कैटा बूस्ट में क्या था कि आप कैटेगरिकल डेटा को इजीली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये अलग अलग थे एडवांटेज डिसएडवांटेज। इतना समझ में आया, ये था ओवरव्यू सारी चीजों का। देन इसके बाद आपका अनसुपरवाइज में ये सारी चीजें दिखा देते हैं, अनसुपरवाइज में क्या करोगे। कहानी, आज तो थोड़ी सी कहानी सुन लो। अनसुपरवाइज के कॉन्सेप्ट जो होंगे बेसिक, इसमें क्या होगा कि टारगेट वेरिएबल नहीं होगी। दूसरा, इसमें आप क्या फाइंड करोगे, या तो ग्रुप फाइंड करोगे, या फिर पैटर्न फाइंड करोगे, या फिर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, या फिर सेगमेंट का मतलब क्या होगा कि कौन सा मतलब कैटेगरी की होती है, ग्रुपिंग, पैटर्न और सेगमेंट, ये है ये ग्रुप के बेस में होता है। इसमें क्या होगा, ये डिपेंड्स करेगा कि कौन से सेगमेंट में आ रहा है, कि आप क्या करते हो। तो इस हिसाब से 3 या 4 सेगमेंट पहले से डिफाइन कर लेते हो। ये क्या हो गया कि गर्ल्स का सेगमेंट, बॉयज का सेगमेंट हो गया क्लोथिंग के बेस पे। तो वही होता है हमारा मतलब ग्रुपिंग के बेस पे। इसमें क्या होगा कि आप कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाना चाहते हो, ये किस पे डिपेंड करेगा, या तो आप पे डिपेंड करेगा, या फिर कंपनीज पे, या तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करोगे। तो उसके लिए हमारे पास सिलोटी स्कोर होता है, सिलोटी जो हमारा क्या देता है, रिलेशन मैट्रिक्स का काम करता है, कि हमारे जो ग्रुप बनाया वो कितना परफेक्ट ग्रुप बना है। उसको भी जांच करने का तरीका होना चाहिए ना कि वो परफेक्ट ग्रुप है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास सिलोटी स्कोर होता है। देन इसमें सारी चीजें होती हैं कि हम लोग इसका यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में। कहाँ पे होता है कि कोई भी कैंपिंग लॉन्च होता है ना सोशल मीडिया पे, तो वो उसमें क्या आता है ग्रुप के बेस पे, कि कौन से वैल्यू को ऐसे एज ग्रुप को टारगेट करना रहता है, कि मान लो हमें कौन सा रीजन टारगेट करना है, कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना है, मेल को टारगेट, फीमेल को टारगेट, तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यही से होता है। देन ग्रुपिंग ऑफ इमेज एंड पैटर्न, गूगल इमेज यूज करते हो, बाय डिफॉल्ट तो सबके फोन में होगा। उसमें क्या होता है, आपने देखा है क्या होता है उसमें, गूगल इमेज में क्या होता है, इमेज का, तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट क्या कर लेगा, इमेज को क्लासिफाई करता है। तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अनसुपरवाइज बिहाइंड द सीन्स चलता है वहाँ पे भी, वो अनसुपरवाइज में होता है। अब वो ऐसा क्यों करते होंगे, वो बेसिकली आपके डेटा से रीड कर रहे हैं, अपनी मशीन को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको बेटरमेंट है ना? मतलब वो इजीली क्लासिफाई रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, कोई ना कोई इंटरनेट से एक्सेस कर रहा है, तो वो एक्सेस होता है डेटा। देन एनोमली डिटेक्शंस, एनोमली डिटेक्शंस का मतलब क्या होगा, रिवॉर्ड बेस्ड नहीं, और क्या, इसमें ये होता है ना कि मतलब रिवॉर्ड बेस्ड तो तुम्हारा वो होगा, क्या बोलेंगे उसको, एक था हमारे पास थर्ड वाला रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट में रिवॉर्ड बेस्ड होता है कि यूजुअली चीजें जो होंगी ना, उसके अलावा जो अनयूजुअल होगा
उसको आप इजिली कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली आप समझो कि मैंने जो यूजुअल है कि जो चीजें चल रही है कंटिन्यू, जिसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, तो एक ग्रुप में उसको रखते हैं। और जैसे ही उनसे उस ग्रुप से हट के कोई डेटा आता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूसरे, तो जैसे वो दूसरे या तीसरे ग्रुप में जाता है तो क्या बता देगा, एनोमली बता देते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे करते हैं। सर वो एनोमली का मतलब वही है जो यूजुअल चीजें नहीं है। यहाँ पे पैटर्न के बेस पे आप क्या करते हैं, चीजें दिखाते हैं। मान लो कि जो आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, 90 या फिर 95% टाइम क्या हो गया कि आप यहाँ से किसी एटीएम से ही निकाल रहे थे। अब किसी ने क्या किया कि कहीं पे ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया 2 या 3 टाइम्स, तो आपको अलर्ट मैसेज आता होगा कि या तो फिर ओटीपी के लिए मांगता होगा। ये आजकल सेकंड ऑथेंटिकेशन, बट इसमें क्या है कि अनयूजुअल एक्टिविटी हो गई कि आपने आज तक क्या किया है, ऑनलाइन में किसी तरीके से इस तरीके से शॉपिंग नहीं की है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन दिख रहा है, 2-3 टाइम्स दिखा, तो क्या होगा, एक अलग कैटेगरी में डिफाइन करके रखते हैं। और जैसे ही आप रिपोर्ट करते हो तो क्या होता है, वो क्या होता है कि आपके फ्रॉड में चला जाता है। देन जैसे ही वो थर्ड टाइम में आएगा इसके बाद का, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि ये फ्रॉड है। क्यों, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप में ऑटोमेटिकली क्या है, चला गया है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर होती है एनोमली डिटेक्शन में, कि जो हमारे पास अनयूजुअल चीजें नहीं है उसको क्या कर रहे हैं, अनग्रुप्स कर रहे हैं, मतलब ग्रुपिंग। इसमें से इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। के मींस क्लस्टर, हायरार्किकल क्लस्टर, डीबीएसकेन, पीसीए और टी साइन। ये क्या है, अलग अलग मेथड्स है जिसके बेस पे आप क्या करते हो, अनसुपरवाइज लर्निंग इंप्लीमेंट करोगे। बाकी अगर आपको डिटेल्स करना रहेगा तो इन चीज़ों में क्या है कि डिटेल ब्लॉग है, आप उसको रीड कर सकते हो। बाकी क्या है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर एक के बारे में क्या है, एक एक लाइन लिखा हुआ है कि किनको क्या बोलेंगे डेफिनेशंस के तौर पे। बाकी वही सारी चीज़ें, टाइम सीरीज हमने बताया, अरीमा मॉडल ज़्यादातर यूज होगा। तो ये क्या था, आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग का बेसिक्स था। कल स्टार्ट करें हम लोग के मीन क्लस्टरिंग से स्टार्ट करेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास। इतना समझ में आया, के मीन क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टर, ये दो चीजें। तो आज की कहानी कैसी लगी, बहुत तो ये कहानी